एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैपिड जियो के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किए गए क्लास 10 के लिए मॉडल सेट, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी तैयारी में एक कदम आगे बढ़ने में सहायता करेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसका लिंक आई बटन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। तो परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो है वो 2 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रियाई राजनेता मेटरनिख ने की थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, परंतु यह मिल असफल रही। पुनः 1851 में मुंबई में एक मिल स्थापित की गई, जो फिर से असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही कावसजी डाबर द्वारा खोला गया, जहां से 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 3 है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? उत्तर में हम लिख सकते हैं, मानसून की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। इसे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली इत्यादि। प्रश्न संख्या 4 है, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, सरकार के दोनों अंगों के बीच टकराव तथा क्षेत्रीय असंतुलन लोकतंत्र की 2 सबसे प्रमुख चुनौतियां हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? उत्तर होगा वन, शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना एवं उत्तराधिकार संरक्षण समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, मुद्रा के द्वारा दोहरे संयोग की समस्या का समाधान हो जाता है एवं वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय आसान हो जाता है। यही कारण है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देशों में लाभ के उद्देश्य से किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 8 है, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। उत्तर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, असहयोग आंदोलन में भारतीयों ने निम्नलिखित तरीकों को अपनाया। छात्रों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिए, शिक्षकों तथा हेडमास्टरों ने अपना इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ना छोड़ दिया, अधिकतर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। असहयोग आंदोलन शहरों से बढ़कर ग्रामीण इलाकों में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों तथा आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन के साथ हो गए। अनेक स्थानों में जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। प्रश्न संख्या 9 है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा क्योंकि पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई परिस्थिति पैदा कर दी। ब्रिटिश कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों में उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध के लंबे समय तक चलते रहने के कारण भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियां, सेना के लिए वर्दी, कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनाए जाने लगे। नए कारखाने लगाए गए तथा पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और प्रत्येक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। प्रश्न संख्या 10 है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधनों को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन्य जीवन आदि नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों का निर्माण
एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे खनिज तथा जीवाश्म ईंधन। इन संसाधनों को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन चक्रीय हैं, जैसे धातुएं, परंतु कुछ संसाधन अचक्रीय होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। ये संसाधन एक बार प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, यदि देश में सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हों तो यह समाज के हित में नहीं होता है। सरकार प्रायः धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में रहती है। दबाव समूह इस प्रकार के भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा समय समय पर सरकार को जनता की आवश्यकताओं के बारे में बताते हैं। अलग अलग दबाव समूह भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि एक दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाता है तो दूसरा दबाव समूह इसकी आलोचना करता है। इस प्रकार सरकार को जनता की आवश्यकताओं का पता चलता है और सरकार सभी समूहों के हितों की ध्यान रखती है। प्रश्न संख्या 12 है, श्रीलंका में समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, श्रीलंका की जनसंख्या करीब 2 करोड़ है। इनमें से सबसे प्रमुख समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। उसके बाद तमिल समूह है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 18% है। तमिलों के 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल, जिनकी आबादी 13% और बाकी के लोग हिंदुस्तानी तमिल के रूप में जाने जाते हैं। श्रीलंका में ईसाई लोगों का हिस्सा भी 7% है। अगला प्रश्न है, ऋण की शर्तों का उल्लेख कर। उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, ऋण की निम्नलिखित शर्तें होती हैं। पहला, ब्याज दर। प्रत्येक ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसके साथ मूल रकम वापस की जाती है। दूसरा, समर्थक ऋणाधार। यह ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्ज लेने वाला होता है और इस संपत्ति का प्रयोग ऋण लेते समय गारंटी के तौर पर किया जाता है। तीसरा, आवश्यक कागजात। ऋण लेते समय ऋण लेने वाला से आवश्यक कागजातों की मांग की जाती है, जैसे पहचान पत्र, निवास संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आय संबंधी प्रमाण पत्र, करदाता होने का प्रमाण इत्यादि। चौथा है, भुगतान के तरीके। ऋण लेने के बाद ऋण का भुगतान किन तरीकों से किया जाएगा, इससे संबंधित जानकारी ऋण लेने वाले को ऋण लेते समय देना होता है। प्रश्न संख्या 14 है, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखें। उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन के 3 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, दूसरा विश्व के सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराना और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अवरोधकों को हटाना। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। 15वां प्रश्न है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, 18वीं शताब्दी के बीच तक यह विश्वास हो चुका था कि पुस्तकों के द्वारा प्रगति और ज्ञान प्राप्ति होती है। अनेक लोगों का यह विचार था कि पुस्तकें विचार बदल सकती हैं, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर विवेक और बुद्धि का राज लाएंगी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सिये ने घोषणा की, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रहे जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यासों में नायक प्रायः किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान वृद्धि करने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का समय आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। प्रश्न संख्या 16 है, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं होता, बल्कि बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व होता है। लोकतंत्र में अनेक प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक तथा भाषाई विविधताएं होती हैं। लोकतंत्र में इन विविधताओं में तालमेल बिठाने का प्रयास होता है। नीति निर्धारित करते या कोई निर्णय लेते समय सबके हितों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रश्न संख्या 17 है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की केंद्रीय भूमिका होती है। मुद्रा मध्यवर्ती भूमिका का निर्वाह करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त कर देती है।
जिससे वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय आसान और सरल हो जाता है। इसके विपरीत यदि विनिमय में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाए, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रक्रिया में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय काफ़ी कठिन हो जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, जल दुर्लभता क्या है? जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है? उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, मनुष्य द्वारा प्रयोग करने के लिए जल की कमी होना ही जल दुर्लभता कहलाता है। यह कमी मात्रात्मक हो सकती है या फिर खराब गुणवत्ता के आधार पर भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जल उपलब्ध तो होता है, परंतु प्रदूषण के कारण वह मानव उपयोग के लिए हानिकारक होता है। जल संरक्षण निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। पहला, जन जागरण पैदा करना एवं जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन के क्रियाकलापों में लोगों को शामिल करना। बागवानी, वाहनों की धुलाई, शौचालयों तथा अन्य कार्यों में अनावश्यक जल के उपयोग को रोकना। सभी जल निकास इकाइयां जैसे कुओं, नलकूपों आदि को पंजीकृत करना। भूमिगत जल निकास इकाइयों की निगरानी, जिससे उन्हें सूखने से बचाया जा सके। जलाशयों को प्रदूषण से बचाना। प्रश्न संख्या 19 है, मानचित्र में प्रदर्शित उत्पादन केंद्र एवं पत्तन के नामों का मिलान करना है। हजारीबाग, अजमेर, लौह अयस्क क्षेत्र, विशाखापत्तनम और मंगलुरु। भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याएं मानचित्र पर दिखाई दे रही हैं। इनमें से किस संख्या के आगे कौन सा स्थान का नाम होगा, यह आपको अंकित करना है। अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि पहले नंबर का स्थान जो है वो अजमेर होगा, दूसरा नंबर का स्थान हजारीबाग होगा, तीसरा नंबर का स्थान लौह अयस्क क्षेत्र होगा, चौथे नंबर का स्थान विशाखापट्टनम और 5वें नंबर का स्थान मंगलुरु होगा। इसको आप मानचित्र में इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। साथ ही अपनी उत्तर पुस्तिका में 1, 2, 3, 4, 5 डैश देकर सामने स्थान का नाम लिखकर भी इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। आशा करता हूँ यह प्रश्नोत्तरी आपके तैयारी में सहायता करेगी। इसी प्रकार की और भी वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे साथ रैपिड जियो में।